नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संघर्ष आईएएस प्लेटफॉर्म पर। और जैसे हमारी जो डेमो क्लास की कड़ी चल रही है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने मिथुन कुमार प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक को, जिसका नाम है अनुसूचियाँ। उससे पहले मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहूँगा। एक्चुअल में हम लोग जो आपके सामने आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट को 4, 5, 6 लेक्चर लेकर, उस सब लेक्चर्स का जो मोटो है, उस सब का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है ताकि आप हम लोगों को जान सकें। हमारी जो भी वीडियो है वो चाहे एक आधे घंटे की वीडियो हो, चाहे 10 मिनट की वीडियो हो, चाहे 15 मिनट की वीडियो है, हमारा मोटो सिर्फ इतना है कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाने की, हमारी जो टीम का जो वर्क है वो सिर्फ ये है ताकि हम आप तक पहुँच सकें और आपको वो एक्सपर्टीज़, आपको वो दे सकें जो आपको आज तक ना मिला हो। या हमारा जो मेन संघर्ष से सफलता की ओर जो मोटो है, वो मोटो इसलिए है जो दूर दराज गांव में बैठे हुए बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के कारण अपने घर जा चुके हैं, जो पढ़ने में संसाधनों को नहीं अवेल कर पाते हैं, संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, मार्गदर्शन उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। हमारी टीम में वो सब लोग हैं। हमारी टीम के बीच से ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। वो पढ़ाई को लेकर 7-7 साल 6-6 साल स्ट्रगल और सफलता उन्होंने पाई है। सफलता ऐसा नहीं है कि सफलता उनको नहीं मिली है, उनको सफलता मिली है। और सफलता मिलने का जो मेन मंत्र है वो है संघर्ष। और संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप 4 साल तक बिना किसी स्ट्रेटेजी के पढ़ना शुरू कर दीजिए। 4 साल पढ़ते रहिए, 5 साल पढ़ते रहिए, 6 साल पढ़ते रहिए। नहीं, एक अच्छी आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो होनी चाहिए। आपका मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। आपके पास जो लोग हैं वो आपको अच्छी किताबों, अच्छे नॉलेज को आपको बताते रहें, ताकि जिस भी एग्ज़ाम की आप अपने घर बैठ के या कहीं दूर जाके, दूर दराज दिल्ली या इलाहाबाद जैसी जगह पर जाकर तैयारी कर रहे हैं, आप अपने मार्ग से ना भटकें और आपको वो चीज़ मिल जाए जिससे जितना कम टाइम लगे, जितना समय कम हो सके, आपको वो मिल जाए। हमारा ये परिवार आपके लिए लेकर आया है उन गरीब बच्चों के लिए जो घर में बैठे हुए हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं, संसाधनों को उपलब्ध नहीं ले पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाता है उनको, जो सब संसाधन उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। हमारी वीडियो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 30 मिनट 25 मिनट की होती हैं। आप खुद जानते हैं कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को आपको एक लेक्चर में आपको बताना है, हम आपसे रूबरू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप पता नहीं भारत में किस किस कोने पर बैठ के हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो इनिशिएटिव है वो ये है कि 10 से 15 मिनट में, चाहे वो हमारी हिस्ट्री की वीडियो का डेमो हो, चाहे वो हमारी पॉलिटी की वीडियो का डेमो हो, आप उन डेमो को इसलिए मत देखिए कि आपको नॉलेज मिलेगी। आप बस उन डेमो को इसलिए देखिए कि हम लोग आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी पॉइंट है जिस पॉइंट को आप छोड़ देते हैं और अपने सिलेक्शन में, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, कहाँ से आपकी वो कमी रह जाती है जिसकी वजह से बार बार आपका पीटी नहीं निकलता है, बार बार आप मेंस लिखते हैं और फेल हो जाते हैं, बार बार किसी वनडे एग्जाम में आप 2 से 4 नंबर पर रह जाते हैं। हम आपको आश्वस्त कराते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। हम जल्दी ही एक नया कोर्स आपके सामने लाने वाले हैं और वो उन लोगों के लिए स्पेशली डेडिकेट होगा जो बिल्कुल बहुत गरीब परिवार के लोग होंगे, जो संसाधनों को सही से अवेल नहीं कर पाते होंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मैं अपने जो मेरा आज का टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ जाना चाहूँगा। उससे पहले मैं बात करूँगा, आप लोग हमको जितना प्यार दे रहे हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो को जितना व्यूज़ मिल रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका ऐसा ही प्यार रहा तो हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल रहेगी, हम आपके बीच में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं। जो हमारा एक पूरा एक सिस्टम है, जो हमारा एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के थ्रू हम आपके तक पहुँचेंगे। हमारी एप्लीकेशंस है संघर्ष आईएएस ऐप, आप उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारी एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और सिलेबस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो वो हम आप तक पहुंच जाएं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो ये कड़ी चल रही है, ये मेरी ये पॉलिटी की कड़ी का 4 लेक्चर होने हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, तसल्ली से देखिए। और ये मेरा तीसरा लेक्चर है और उसके बाद इसी कड़ी का एक और लेक्चर आएगा। मैं उसमें पूरे संविधान को एक छोटे से पेपर पे बनाने की कोशिश करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अनुसूची आपने सुना होगा, हमारे भारत के संविधान के 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है उद्देशिका, दूसरी है भाग और तीसरी है अनुसूची। तो अब इस अनुसूचियों की सिस्टम की बात करते हैं तो बात आती है कि भारतीय संविधान में हम आर्टिकल भी पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं 1 से 395 तक। भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम भाग भी पढ़ते हैं 1 से 22 तक। अब उसी के बाद भारतीय संविधान में हम लोगों को अनुसूची भी पढ़नी पड़ती है। ऐसा
सॉरी, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस हुआ होगा कि अनुसूचियों को रखना पड़ा? तो मेरे दोस्तों, जब संविधान बना रही थी तो बहुत बड़ा संविधान हो जाता, बहुत बड़ा संविधान होता अगर हम एक एक चीज़ को डिटेल में लिख देते। तो सपोज दैट अगर हम पार्ट्स में एक सारी चीज़ें डिटेल में लिख देते तो कोई नहीं पढ़ पाता। बहुत बड़ा, ऑलरेडी बहुत बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा लिखित संविधान है, और इतना बड़ा काम करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, कि कुछ डिटेल्स ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए जिसमें हमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एक्सेट्रा लास्ट तक के आर्टिकल्स का जो डिटेल है वो हम एक ऐसी चीज़ में, एक ऐसी कुंजी में बना के रख दें जिसका नाम उन्होंने दिया अनुसूचियाँ। आप देखोगे, अगर आपने मेरा पहला वीडियो पढ़ा होगा आप कोलरेट करोगे, आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा आप फिर कोलरेट करोगे, आप जब तीसरा वीडियो देखोगे तो आप देखोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा। हम लोग कुछ, संविधान जो निर्माता है वो कुछ नहीं कर रहे। संविधान निर्माता सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक राज्य में जो रहने वाले लोग हैं उनको कितनी अच्छे से सुविधाएं मिलनी चाहिए, कितने अच्छे से वो लोग रहनी चाहिए, उनका कानून कैसा होना चाहिए, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, उनका एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, सब इसी की बात करी गई है। तो हम बात करते हैं, इसको याद करने में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं आज जो लेके आया हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में इसी से पूछे जाएंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। मैं बात करता हूँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपको बोर्ड बहुत ज़्यादा क्लियर चमके। तो आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने साथ में एक बुक लेके बैठिए जिसमें अनुसूचियों का वर्णन हो, जहाँ पे आप अनुसूची को ढंग से देख सकें। तो पहले ही बात करते हैं हम लोग भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची। याद करने का कोई सिस्टम नहीं है, वही सिस्टम मैं पहले से ही बोलता हूँ, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में ही बोला है कि पहली अनुसूची राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र, यही हमने पहले भाग में पढ़ा था और यही हम पहले आर्टिकल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, मैं जब अपना डिटेल डिस्कशन वाला बैच में हम लोग आपके साथ रूबरू होंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि राज्य क्षेत्र कौन कौन से, यहाँ बहुत सारे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे डिटेल, सारे जितने भी राज्य होंगे उनके बारे में क्यों इनको यहाँ रखा गया, क्यों डिटेल यहाँ दिया गया। तो पहले वही सिस्टम याद करने का कि पहली अनुसूची राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। अब राज्य और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो सेकेंड ऑफ ऑल क्या आता है भाई, उस पर रूल करने के लिए लोग होने चाहिए। तो रूल करने के लोग क्या होंगे, रूल करने के लिए सबसे पहले किसी आदमी को अपॉइंट करोगे तो आप क्या करते हो, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप उससे पहले बात करते हो, बोलते हो बताओ भाई क्या लोगे तुम, अपना मजदूरी क्या लोगे, अपनी मेहनत क्या लोगे, आपको सुविधाएं हम ये देंगे। तो दूसरे नंबर पे उन्होंने दिया हुआ है भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन। भाई जब भी तो हम किसी कंपनी में, किसी सिस्टम में कहीं पे जाके हम जॉब तो तभी करेंगे, हम आईएएस बनेंगे तो हम आईएएस में बनने से पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पे ग्रेड कितना है, हमको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, तभी तो हम अगले काम के ऊपर जाएंगे, अगले काम के साथ में निकलेंगे। तो सबसे बड़ी बात किसकी, आपसे एक नंबर में क्वेश्चन से ही पूछ लिया जाता है कि किसकी वेतन और भत्ते की बात करी गई है। तो मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की बात करी गई है। अनुसूची नंबर 2 में लिखा गया है, पूछ लेता है कि भाई बताओ वेतन और भत्ते की बात, या अनुसूची 2 में किस किस के वेतन की बात करी गई है। तो राष्ट्रपति की, लोकसभा के अध्यक्ष की, लोकसभा के उपाध्यक्ष की, राज्यसभा के सभापति की, राज्यसभा के उपसभापति की, राज्यपाल की और विधान परिषद के सभापति की और उपसभापति की। तो आपको एक छोटी सी बात सोची होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति नहीं लिखा। दोस्तों जो यूपीएससी होता है या यूपीपीएससी होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से खेलता है। आपको देखा होगा राज्यसभा, आप देखते हैं राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति की वेतन और भत्ते की बात नहीं करी गई है, वेतन और भत्ते की बात नहीं करी गई, किसके वेतन और भत्ते की बात करी गई है, ये मैं अलग से बता रहा हूं आपको, याद करने के क्रम में आपको बस इतना ध्यान रखना है, पहले में राज्य और क्षेत्र, दूसरे में वेतन और भत्ते, तीसरे में शपथ, ऐसे करके मैं पूरा याद करके बताऊंगा आपको। मैं ये डिटेल बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से भी कि बताओ किसकी नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि राष्ट्रपति का नाम ना लिख के केवल किसकी बात करी गई है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे की। जब हमने वेतन सब फिक्स कर लिया है, भत्ते फिक्स कर लिए हैं, उनकी कंडीशंस फिक्स कर ली हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। तो शपथ किसमें आएगी, तीसरे नंबर पे। याद करने का क्रम, राज्य अधिकारियों का वेतन, फिर उसके बाद क्या है, शपथ। शपथ के बाद फोर्थ नंबर पे क्या आती है। अब शपथ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है, वो तो आप
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत आपको मिल जाएगा कई बार कि किसकी शपथ की बात करी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो शपथ की बात करी गई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को इसमें नहीं रखा गया, उनकी शपथ की बात इसमें नहीं करी गई है। कई बार यही पूछ लेता है कि तीसरी अनुसूची में या राष्ट्रपति की जो शपथ का मामला है, शपथ का जो केस है, शपथ का जो सिस्टम है, वो किस अनुसूची में दिया गया, वहां दिया होगा 1 2 3 ऐसे करके दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि शपथ का तो फटाफट से रटा हुआ है, शपथ का तो तुरंत से तीसरी अनुसूची में तो लगा के चले जाते हैं, हम गलत कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मैंने ये रेड से लिखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की इसमें शपथ की बात नहीं करी जाती। तो किसकी शपथ की बात करी जाती है दोस्तों? तो शपथ की बात करी जाती है संसद के सदस्य, संसद के सदस्य जो सांसद बनते हैं, जो एमपीज बनते हैं, और संघ मंत्री, संघ मतलब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, वो मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और विधानमंडल के जो भी सदस्य होते हैं, वो उन लोगों की यहाँ पे शपथ की बात करी जाती है। अब फोर्थ में अब बात आती है, हम लोगों के वेतन भी ठीक हो गए। अब वेतन ठीक हो गए तो अब सीधी सी बात, हमको एरिया चाहिए ना भाई, एरिया तो चाहिए कि हम कहाँ कहाँ हम लोगों को भेजेंगे, अपॉइंट कहाँ पे करेंगे। तो हमारी चौथी अनुसूची जो आती है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आपको पता है राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या के अलग अलग हिसाब से होता है। किस राज्य को किस क्षेत्रफल के हिसाब से या किस जनसंख्या के हिसाब से उनको सीटें का आवंटन होगा। जैसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में को राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें मिली हुई हैं, 31 सीटें हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या कितनी, 31 सीटें हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद अगली बात करते हैं, सीटें हमको मिल गई हैं, तो सीटें मिल गई तो पांचवी अनुसूची क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जो क्षेत्र है वो और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण और प्रशासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछी गई है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 कम से कम नंबर ऑफ टाइम 10 से 11 बार आपसे पूछी गई है। एक बार क्रोनोलॉजी, वही क्रोनोलॉजी, और कुछ नहीं फॉलो करना, बस हमको समझना है। क्या समझना है कि पांचवी अनुसूची क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों का एक उनका प्रशासन कैसा होगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अपने डिटेल डिस्कशन में। छठी अनुसूची की बात आ जाती है। छठी अनुसूची में है, मैंने लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको याद रखना है, कैसे करके याद रखना, निमोनिक्स बताता हूं, AMTM। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां को स्पेशल, यानी कि यहाँ की जो क्षेत्र है उसको स्पेशल, जो उसका प्रशासन है, वहां की जो यहाँ जो जनजाति रहती है उसको स्पेशल एड्स दिया गया है कुछ वर्गों को ऊपर उठाने के लिए। वहां की जनजातियां थोड़ी कैसी हैं आप देखेंगे, जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कौन जनजाति वहां रहती है। ऑटोनोमस काउंसिल्स क्या होती हैं, उनका एक प्रशासन बनाने के लिए एक छोटी सी संस्था बनाई जाती है। वो संस्था कैसे, जैसे कि आप देखोगे कई कई जगह आपको जाने के लिए कुछ कुछ परमिट की जरूरत पड़ जाती है, कुछ पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है वो 5वीं अनुसूची में दोस्तों, उसमें भी, उसके अंदर भी जाके हमारे जो संविधान निर्माता थे उसके भी अंदर गए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ इन ऐसी जगह पे रहेंगे। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के दोनों राज्य हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब याद रखना AMTM, आपको तुरंत से पता चल जाएगा, 4 में से एक आपको अलग से दे दिया जाएगा, आप उसको निकाल के ले जाएंगे। तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा, उनको कैसे एड्स दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। अब हम 6 तक पहुंच चुके हैं, अब हम एक छोटे से नॉर्थ ईस्ट में पहुंच चुके हैं, हम ऐसे जनजाति क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां को हम स्पेशल एड भी दे रहे हैं। 7वें नंबर पर हम क्या पढ़ते हैं, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। आप देखेंगे कुछ नहीं है, पार्ट्स में भी यही है, लेकिन पार्ट्स में क्या है कि पार्ट्स में बहुत दे रखा है सिस्टम को, यहाँ एक एक चीज को डिटेल में दे दिया है, यहाँ एक एक चीज को हर तरीके से आपको डिफाइन कर दिया कि किन किन क्षेत्र, वहां तो केवल जनजाति क्षेत्र दिया, यहाँ दे दिया कि इन 4 क्षेत्रों को अलग से हम लोग स्पेशली प्रशासन करेंगे। कैसे प्रशासन करेंगे, क्यों करेंगे, कि ताकि ये मेन स्ट्रीम लाइन में आ सके। आपको पता है जनजाति क्षेत्र का। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची, याद करने के लिए 7वीं अनुसूची वो होता है शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो पूरे भारत में लागू हो जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। राज्य सरकार अपना कानून अलग बनाती है, केंद्र सरकार अपना कानून अलग बनाती है, और एक बीच का सामंजस्य बैठा के एक बीच में बना के एक समवर्ती सूची होती है जिसमें वो प्रोसीजर होता है। वो क्या प्रोसीजर होता है, कौन बनाता है, उसमें कानून कैसे बनता है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे हम बात, अभी हम केवल अनुसूची पर बात कर रहे हैं, तो संघ सूची की बात कर रहे हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आंशिक रूप से आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो चुका था। उस टाइम पे हमारी जो संविधान था उसमें जो राज्य और संघ और संवर्ती सूची, संवर्ती का मतलब होता है दोनों का मिला जुला के, जिसमें संवर्ती सूची में अगर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। तो जब ये भी पूछ लेता है कई बार, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पे हमारी संघ सूची में 97 विषय थी।
ये विषय है। विषय का मतलब है स्वास्थ्य हो सकता है, वन हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, वॉटेवर, व्यापार हो सकता है, वो डिफाइन मैं बताऊंगा एक एक चीज को, हम एक सूची के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या है, अब जो है प्रेजेंट में आपको दोनों याद रखने हैं दोस्तों, दोनों ध्यान रखना है। 97 थे, आज की डेट में अगर हम संघ सूची की बात करें तो 100 हो चुके हैं। ऐसे ही राज्य सूची के जो सब्जेक्ट थे वो 66 थे, 66 अब 61 है। ऐसी संवर्ती सूची में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे उसमें 47 थे, अब 52 है। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है दोस्तों, क्या कि संघ सूची के विषयों की संख्या संविधान लागू होने पर कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। और अब हम बात करते हैं विषयों का डिवाइडेशन हो चुका है। जैसे जैसे देखो, आप देखो, आपने मेरा पहला लेक्चर देखा, जैसे जैसे हम विषयों का डिवाइड किया तुरंत अगली बात 8वीं अनुसूची आई, जिसमें 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, भाषाएं हैं। अब संविधान जब लागू हुआ दोस्तों तो उसमें कितनी भाषाएं थी, ये क्वेश्चंस कम से कम आप देखोगे किसी भी स्टेट पीसीएस में या किसी वनडे एग्जाम में इतनी बार पूछा हुआ है कि संविधान लागू होने के टाइम पे कितनी भाषाएं थी। तो भाषाएं दोस्तों 14 थी, मैंने लिखी हैं। और आज की डेट में कितनी है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट जो इस 8वीं अनुसूची से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि बताओ सिंधी एक सब्जेक्ट, एक भाषा है सिंधी, इसमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं, 14 से 22 कैसे पहुंची होंगी। तो हम सारी तो नहीं याद रख सकते, 22 की 22 भाषा या तो रट लो, और रटने के लिए तो हम आए नहीं है आपके पास में, हम तो आए हैं केवल फैक्ट, हम आए हैं जहां से क्वेश्चन आपको आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन में आपके जो नाम नंबर है वो अच्छे से आ सकें बस। उसके बाद या तो आप बनते रहना, किताब पढ़ने का पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 67 में 21वां संविधान संशोधन। उसमें क्या जोड़ा गया, उसमें जोड़ा गया सिंधी भाषा को, एक आराम से हो गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, आपको याद रखना है, 21वें संविधान संशोधन में। दूसरा बड़ा जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। उसमें कोणार्की, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 लैंग्वेज आपको निमोनिक्स याद रखना है, KNM। 71वें संविधान में KNM, कोणार्की और नेपाली और मणिपुरी, ये 3 जोड़ी गई 1992 में। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ 92वां, हल कम से कम 10 से 15 बार आप क्वेश्चन देखेंगे। 92वां संविधान संशोधन जब हुआ, या किस संविधान संशोधन या कौन सा लेटेस्ट या कौन सा नया संविधान संशोधन है जिसमें इन भाषाओं को जोड़ा गया है, या इन भाषाओं को आपको 4 भाषाएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा इन भाषाओं को किन संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है। 3 में से एक लिख दी जाएंगी, चौथी अलग। तो वो क्या है, वो है बोडो, डोगरी, सांथाली और मैथिली। आपको याद रखना है BDMS। मैंने एक निमोनिक्स बनाया है 2004 में, जो हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ था। BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं, मैंने ये देखो ब्लू कलर से लिखा है क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मैंने बताया हमारे संविधान निर्माता 368 आर्टिकल के थ्रू संविधान संशोधन दे गए थे। संविधान संशोधन 20वें हमारे भाग में दिया गया था। क्या संविधान संशोधन कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही जरूरत पड़ी कुछ ऐसे कानून, नवी अनुसूचियों को मैंने जो निमोनिक्स अपना बनाया है वो बनाया है ठंडावस्था। मतलब ठंडावस्था क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हमें पता है कि हमारे संविधान का जो मुख्य व्याख्या करता है वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इस अनुसूची में डले हुए सब्जेक्ट्स, इस अनुसूची में डले हुए अधिनियम, नियमों को छूने की परमिशन नहीं है। इसलिए मैंने इसको दिया है नाम ठंडावस्था, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो कुछ नियम है, जैसे हमारे राज्यों के अलग अलग लगभग 234 इसमें ऐसे नियम हैं जो 334 नवी अनुसूची में पड़े हुए हैं, ठीक है। ठंड। उसके बाद क्या हुआ, 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है। ये नवी अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। कई बार पूछा गया है कि पहली अनुसूची को किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। तो आपको बताना है 10वीं पहला संविधान संशोधन था जिसमें नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। उसमें 10वीं अनुसूची में आप देखते हैं दल बदल। क्यों दल बदल की जरूरत पड़ी, क्यों इस अनुसूची को लाना पड़ा, इस पे हम कौन दल बदल के कानून को पास करता है, कौन कहता है कि दल बदल से किसी सदस्य की जो सदस्यता है वो नष्ट भंग कर दी जाए, छीन ली जा सकती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे एक चीज को। लेकिन फिलहाल आज का जो मोटो है वो है अनुसूचियां पढ़ना, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल, ठीक है, दल बदल। और ये कब आया, ये आया 52वां संविधान संशोधन 1985। आप जैसे 1985 की बात करते हैं आपको पता चल जाएगा कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे कौन था, ठीक है। तो दल बदल
अब मैं एक बार बता ही देता हूँ दल बदल क्या होता है। दल बदल का मतलब होता है किसी पार्टी से कोई अगर सांसद या एमपी जुड़ा हुआ है, वो अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरी सिस्टम में चला जाता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। उससे होता है क्या कि सरकार जो है अस्थिर हो जाती है। उससे बचने के लिए सरकार ने ये पूरा प्रोसीजर करा, ठीक है। उसके बाद 11वीं अनुसूची, आप जानते हैं इस वर्ड को, जो जानते हैं आप लोग, पंचायतें। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं, और पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों जोड़ा गया था। उसके बाद 12वीं, आपको पता ही है, जब पंचायतें थोड़ी डेवलप हो जाती हैं तो क्या होती है, नगर पालिका। तो एक क्रम ये भी है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले छोटी क्रम फिर बड़ी। तो 12वीं अनुसूची जो है वो क्या है, नगर पालिकाएं। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। दोस्तों यही सिस्टम है कि आप लोग देख लीजिए, ये पूरा जो सिस्टम है आपको याद रखना है। मैं बस 1 मिनट और लूंगा, आपको ध्यान रखना है क्या, राज्य शपथ वेतन, राज्य वेतन शपथ, उसके बाद अनुसूचित सीटों का आवंटन, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति के जो स्पेशल एएमटीएम वाले क्षेत्र हैं। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी, ये। 9वीं अनुसूची आपको देखना ठंडा अवस्था करके याद रखना है। अब 10वीं अनुसूची आपको याद रखना दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पालिका, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा आपके साथ इनिशिएटिव था। जब हम उसको एक एक अनुसूची को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम बहुत कंफर्टेबल है, आपको संविधान कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना कॉमन सेंस लगाना स्टार्ट कर दोगे, और जब कॉमन सेंस आपका लगना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो क्वेश्चंस है ना, कई बार ना पढ़े हुए क्वेश्चन भी आप आराम से निकाल के ले जाओगे, क्योंकि जो कॉमन सेंस होगा वो ऐसे ही निमोनिक्स से, ऐसे ही सिस्टम से निकलना शुरू होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, मैं अपनी जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, उससे यहीं पे ख़त्म करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। धन्यवाद।